गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम सीसीएस कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग फंडामेंटल राइट्स का सीरीज देख रहे थे और फंडामेंटल राइट की सीरीज में लास्ट जो हमने देखा था वो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी को देखा था। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। आज हम लोग उसके आगे का भाग देखेंगे। उसके आगे नेक्स्ट जो है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 आते हैं, तो हम लोग एक एक करके उनको देखेंगे। तो आज हमारा फंडामेंटल राइट का टॉपिक है फंडामेंटल राइट, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। सबसे पहला हमारा है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में आपके 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट इन आर्टिकल 19। उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। जैसे 19 के 1, 19 के 2, 19 3, 19 4, 19 5 एंड 19 6। समटाइम्स ये 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, इस तरह से भी आपके दिए होंगे, तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। 19 का 1 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीक, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोले। बोलने की स्वतंत्रता वहां तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जहां तक दूसरे को नुकसान ना हो रहा। अब बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मीडिया, आरटीआई, इस सबको भी शामिल कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 19 का 1 में जो मेनली शामिल करते हैं हम लोग बोलने की स्वतंत्रता में, इसमें आपका है राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रेस, मीडिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, सॉरी, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया एंड आरटीआई, इसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो आपसे इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में रखा गया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल 19 के 1 में आपके बोलने की स्वतंत्रता को रखा गया। आर्टिकल 19 के 2 या आर्टिकल 19 का बी कह सकते हो उसको, 19 के 2 या उसी को हम लोग कह सकते हो 19 के बी। 19 के बी में क्या रखा गया है? बिना हथियार के समूह बनाने का अधिकार, समूह बनाने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबल विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के आप कोई भी समूह बना सकते हैं। जब हथियार के साथ अगर समूह बनाते हैं तो वो आपके एक क्या करते हैं, वो एक क्राइम हो जाएगा, लेकिन बिना हथियार के आप समूह बना सकते हैं। 19 के सी में क्या कहता है या 19 के 3 में क्या कहता है? बिना हथियार के, या कह सकते हो आप संघ बनाने की स्वतंत्रता या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मेक यूनियन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
दोनों में डिफरेंस ये है कि जो समूह होते हैं वो बिना कोई रूल रेगुलेशन के होते हैं, लेकिन जब हम संघ या संगठन बनाते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार ही बनाते हैं। तो ये आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का डी कहता है भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन यहां भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ ऐसे एरिया है जहां पे आप बिना गवर्नमेंट के परमिशन से आप घूम नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस रिस्ट्रिक्शन में आप आर्टिकल 19 के डी के तहत कहीं भी घूम फिर सकते। 19 के 5 या 19 के ई, 19 के 5 में क्या दिया हुआ, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता 19 के ई में दिया है, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता या अपने देश के अंतर्गत कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, राइट टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और आर्टिकल 19 के एफ या 19 के 6 में क्या कहता है, किसी भी व्यवसाय या पेशा को अपनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ऑक्यूपाई एनी प्रोफेशन एनी बिजनेस। ठीक है, किसी भी व्यापार या व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। तो इस तरह आर्टिकल 19 जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार या किस आर्टिकल में दिया है, या इन 6 में से 1 बाय 1 आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में, जैसे एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार आर्टिकल 19 के किस में है, आर्टिकल 19 के ए में है, आर्टिकल 19 के बी में है, आर्टिकल 19 के सी में है, या आर्टिकल 19 के डी में है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा भारत में कहीं भी। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए हम लोग, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, जब आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें कहता है दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन in respect of conviction, protection in respect of conviction, ठीक, for offense, protection in respect of conviction for offense, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसको समझिए, सबको इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आप एक बार प्रूफ हो चुका है कि आप गिल्टी हो, आप दोषी हो, जब आप कोर्ट में पेश किया गया आपको, अब जज आप सजा सुनाने जा रहे हैं, तो जज सजा सुनाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतेगा, क्या क्या सावधानियां रखेंगे, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जज जब सजा सुनाएंगे तो इनमें 3 बातों को ध्यान रखा जाता है। आपके लिए ये प्रोटेक्शन है कि इसमें जज 3 बातों को ध्यान में जरूर रखेगा। सबसे पहला बात है कि एक जुर्म के लिए एक सजा का प्रावधान, एक सजा का प्रावधान। वन पनिशमेंट फॉर वन क्राइम, ऐसा नहीं हो कि एक ही जुर्म के लिए आपको बार बार सजा दिया जा सकता। ठीक है, वन पनिशमेंट फॉर वन क्राइम।
दूसरा है सजा उसी कानून के अनुसार दिया जा सकता है जब आपने जुर्म किया है। मतलब पनिशमेंट उसी एक्ट के तहत दिया सकता है जिस टाइम पे आपने जुर्म किया है और उस टाइम पे वो एक्ट प्रोविजन में है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपने 1998 में कोई जुर्म किया है, सपोज कीजिए चोरी किया आपने, और 1998 में चोरी की सजा 3 साल है। आपको सजा सुनाया गया 1999 में, और 1999 में हो सकता है कानून चेंज हो गया और चोरी की सजा 6 साल होगा। तो यहां पे जज आपको पनिशमेंट 3 साल के अकॉर्डिंग ही दे सकता है, क्योंकि जब आपने जुर्म किया था उसमें चोरी की सजा 3 साल ही था। इसलिए सजा उसी कानून के अनुसार दिया जा सकता है, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है। और तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सेल्फ एविडेंस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर आपने जुर्म किया है तो उसके लिए सबूत पेश करना पड़ेगा, आपको खुद से सेल्फ एविडेंस आपको प्रूफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बातों को इसमें जज सजा सुनाते वक्त इन 3 बातों को ध्यान रखता है। ठीक है, तो आपसे इन तीनों बातों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते कि दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में है, या प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर आपको पर्सनल कुछ स्वतंत्रता में कमी आ रही है, पर्सनल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसे हिंदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे हमारे पास किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो हमें खाने की स्वतंत्रता, हमें सोने की स्वतंत्रता, हमें बिजली के अधिकार है ना, हमें पढ़ने का अधिकार है, सब कुछ के। ये पर्सनल की बात कर रहा है बिल्कुल, है ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो नहीं पूछेगा खाने की स्वतंत्रता, बिजली की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, टहलने की स्वतंत्रता, इस तरह की बातें नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 21 में क्या पूछ सकता है, तो देखिए आर्टिकल 21 में भी आरटीआई आते हैं। अब आप कहोगे सर आर्टिकल 19 में भी आरटीआई था, आर्टिकल 21 में भी आरटीआई, तो देखिए आर्टिकल 19 में जो मेजर पार्ट ऑफ आरटीआई था, लेकिन जब आपका पर्सनल आरटीआई से रिगार्डिंग बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ आरटीआई आल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 21। इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज है, राइट टू प्राइवेसी। जब आधार कार्ड का मुद्दा उठा था तो आधार कार्ड को एक डिसीजन आया था 2017-18 में कि आधार कार्ड को सभी सर्विसेज के लिए कंपलसरी किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे ऑर्डर लगाया था। और स्टे ऑर्डर लगाने का मेन रीजन था कि आधार कार्ड को अगर सभी सर्विसेज में कंपलसरी कर दे, सभी सुविधाओं में कंपलसरी कर देंगे, तो राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हनन होगा। तो ये पूछा जा सकता है। और तीसरा इसके अंतर्गत क्या है, जैसे महिलाओं को घूरना, महिलाओं पे कमेंट करना, तो इसमें दिया गया है महिलाओं के लिए एक अधिकार रखा गया क्या, टू बिहेव विथ डिग्निटी विथ वुमेन, महिलाओं के साथ सम्मान का व्यवहार करना। ये 3 बातें यहाँ पे मेन फोकस करता है, नहीं तो बाकी इसके अलावा पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड सारे बातें इसमें है, लेकिन मेरे हिसाब से इन 3 बातों में से कोई बात आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि आरटीआई आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 20 में है,
आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 22 में है, तो इस कंडीशन में आरटीआई को आप आर्टिकल 19 में ही रखना। लेकिन जहां पे अगर ऐसा ऑप्शन हो जाए आर्टिकल 19 एंड 21 में है, तो ये बेस्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखना क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्या कहता है। ठीक है, तो मेजर पार्ट ऑफ आरटीआई कम्स अंडर आर्टिकल 19 एंड सम पार्ट ऑफ आरटीआई कम्स अंडर आर्टिकल 21। अब इसमें एक शब आर्टिकल और जोड़ा गया है 21 में, वो है 21 का ए। 21 का ए, 21 का ए क्या कहता है? 21 का ए कहता है कि 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान नहीं था, ये प्रोविजन नहीं था। इस प्रोविजन को लाया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये लाया गया है और ये कैम इनटू फोर्स या लागू किया गया, ये लागू किया गया है 2003 में। अब ध्यान देने वाली बात यहां है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा गया। तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दो बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, आर्टिकल 21 का ए और एक 11वां मौलिक कर्तव्य, ये दोनों को ऐड किया गया है। दोनों में एक ही बात रखा है, एक है आपका कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करना ही करना है, और एक आपके बच्चे के लिए मौलिक अधिकार दिया है कि उन्हें यह सुविधा मिलना चाहिए। ये दोनों को दोनों प्रोविजन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया है और ये 2003 में लागू हुआ। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी, कैद एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 आपका बिल्कुल सेम जैसे लगेगा, अगर सेंटेंस को पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। वहां पे दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यहाँ पे कैद एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए आर्टिकल 20 जो है वो सजा मिलने का प्रावधान है, और आर्टिकल 22 जो है अभी आपको अरेस्ट, पुलिस आपको अरेस्ट करने जा रही है उस टाइम का प्रावधान है। ये मतलब ये पहले का प्रावधान है, अरेस्ट से पहले का प्रावधान है। और आर्टिकल 20 में जो आपको अरेस्ट हो चुके हो, आप पे जुर्म साबित हो चुका है, आप पे क्राइम प्रूफ हो चुका है, अब जज सजा सुनाने जा रही है। तो 20 बाद का प्रोसीजर है, 21 गिरफ्तारी से पहले का प्रोसीजर। इसमें 4 प्रावधान को रखा गया, आर्टिकल 22 में 4 प्रावधान को रखा गया। सबसे पहले अगर किसी को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो गिरफ्तारी का रीजन बताना कंपलसरी, गिरफ्तारी का कारण बताना कंपलसरी है, किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वारंट। अगर किसी के खिलाफ वारंट जारी होता है या किसी के खिलाफ एफआईआर जारी होता है तो वही होता है हमारा रीजन, की एफआईआर आपके खिलाफ है, आपके इस कारण से आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो पहला ये है। दूसरा चीज है, अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो तो उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने लॉयर से कंसल्ट कर सके, वो अपने वकील से अपना विचार विमर्श कर सके, ये अधिकार होता है उसके पास।
तीसरा इसके अंदर क्या है, अगर किसी को गिरफ्तार किए हैं तो 24 आवर्स के अंतर्गत उसको जज के सामने पेश करना कंपलसरी है। इस 24 आवर्स में जो जर्नी टाइम है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं ना, मतलब जर्नी टाइम किसी को दूर से गिरफ्तार किया गया हो, किसी मतलब कुछ ऐसे एरिया से गिरफ्तार जहां से जज के सामने पहुंचना थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो जर्नी टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने पेश किया जाता है। अगर जज ने फैसला दे दिया, जज ने फैसला उसके पक्ष में दे दिया, तो 24 आवर्स के अंतर्गत उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, कैद से मुक्ति दे दिया जाता है या कैद से उसे छोड़ा जाता है, ठीक है। छोड़ा जाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे 4 तरह का प्रावधान दिया, जैसे बीच में हमने देखा 3 तरह का प्रावधान था, यहाँ पे 4 तरह का प्रावधान दिया कि व्यक्ति को गिरफ्तार करो तो कारण बताइए, उसे अपने लॉयर से कंसल्ट करने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना है, और जज ने फैसला दे दिया कि ये गिल्टी नहीं है तो 24 घंटे के अंदर उसे रिलीज भी करना कंपलसरी है। ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो हमने आज देखा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हमने मेनली देखा तो 5 आर्टिकल, लेकिन जो आर्टिकल 21 है वो आर्टिकल 20 का ही सब पार्ट है। तो हमने स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत देखा आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का ए और आर्टिकल 22। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल है, फंडामेंटल का कौन सा आर्टिकल है जिसे किसी भी इमरजेंसी में कैंसिल नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो या आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आर्टिकल था इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 को केवल नेशनल इमरजेंसी में कैंसिल किया जा सकता है। आर्टिकल 19 केवल नेशनल इमरजेंसी में कैंसिल किया जाता है, बाकी 20 और 21 किसी भी इमरजेंसी में कैंसिल नहीं किया जाता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को देखा, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक बहुत बिग चैप्टर, हम चाहेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर करते हुए चले, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।